हालत ज्यादा खराब हो जाती तो खून उनके होठों के कोने से नीचे तक बह आता। दादाजी कई बार कस्बे के सरकारी अस्पताल में जांच कराने गए, लेकिन कभी भी बीमारी का कारण पता नहीं चला। मैं भी अंदर से टूटने लगा था, खासकर खाने के समय हाल और भी डरावना होता। खून कटोरे में टपक जाता। एक दिन दादाजी गुस्से से थाली जमीन पर पटक कर चिल्लाए, कोई नहीं खाएगा, मैं तो मरने वाला हूँ और तुम लोगों को अभी भी खाना सूझ रहा है। जिस दिन से उनके दांतों से खून बहना शुरू हुआ, उनका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा हो गया। जरा सी बात पर चौकी उलट देते। घर के जितने बर्तन थे लगभग सब टूट चुके थे। दादी ने धीरे से कहा, बुजुर्ग, खाना खाकर हम फिर शहर चलेंगे, तुम पहले कुछ खा लो। दादाजी बोले, खा नहीं सकता। जब उन्होंने मुंह खोला तो मैंने देखा उनके दांतों के बीच खून की पतली नसें भरी थी। पूरा मुंह खून से सना हुआ था और उससे एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे किसी ने सड़ा हुआ मांस खाया हो। दादी बोली, तो अभी चलते हैं शहर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दादाजी ने उन्हें घूर कर देखा। तुम्हारा साथ आना तो बनता ही है, अगर मेरे खिलाफ जरा भी बोली तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। जब उन्होंने ये कहा, उनके चेहरे पर ऐसी निर्दयता थी मानो दादी को जिंदा निगल जाएंगे। दादी सिर झुकाकर खड़ी रही, उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। दादाजी ने ठंडी सांस छोड़ी और आंगन में जाकर बैलगाड़ी में बैल जोतने लगे। तभी सामने वाले घर का रमेश चाचा आ गया। वह बनावटी मुस्कान के साथ बोला, काका, आपकी बैलगाड़ी थोड़ी देर के लिए दे दो, शहर से थोड़ा मांस लाना है। बोलते बोलते उसने पहले ही रस्सी पकड़ ली, जैसे गाड़ी उसी की हो। दादाजी बोले, मुझे और तेरी काकी को भी शहर जाना है, कितना मांस खरीदोगे? अगर ज्यादा खरीदोगे तो हम बाद में जाएंगे, पहले तुम ले जाओ। रमेश बोला, आधा सुअर लाऊंगा, लौटकर आपको आधा किलो मांस दूंगा। वह हर बार ऐसा ही कहता था, पर मैंने कभी उसे सच में मांस देते नहीं देखा। मैंने कह दिया, आप झूठ बोल रहे हो, आपने कभी हमारे घर मांस नहीं दिया। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादाजी ने मुझे लात मार दी। छोटे बदतमीज, ऐसे बात करता है अपने बड़े से। उन्होंने चेहरा सख्त कर लिया, जैसे फिर मारेंगे। मैं भागकर दादी के पीछे छिप गया। रमेश बोला, अरे बच्चा है, समझ नहीं है, मैं चलता हूँ। दादाजी ने कहा, रास्ते में संभल कर जाना। वह हमारी बैलगाड़ी ले गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। दादाजी के मुंह से खून फिर बहा और उनके पैरों पर टपक गया। उन्हें एहसास हुआ कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। वे मुड़े और घूर कर बोले, निकम्मे, लोगों से मांस मांगता है, शर्म नहीं आती? फिर अंदर चले गए। मैंने दादी की ओर देखा, उन्होंने मेरा सिर सहलाया। तुम्हारे दादा गलत कह रहे हैं, उनकी बात मत सुनो। मैंने सिर हिलाया, पर दिल में कसक रह गई। शाम को रमेश बैलगाड़ी लौटाने आया। उसके हाथ में एक बड़ा प्लास्टिक का कट्टा था, कट्टे से खून रिस रहा था। वह बोला, काका, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, ये आपकी बुरी बीमारी ठीक कर देगा। दादाजी की धुंधली आंखों में अजीब सी चमक उभरी। सच में? क्या है इसमें? जैसे ही उन्होंने कट्टा खोलना चाहा, रमेश ने हाथ रोक लिया। आसानी से नहीं मिला, समझ तो रहे हो? दादाजी समझ गए। उन्होंने दादी से कहा, खड़ी क्या हो, पैसे दो, किसी को मुफ्त में मदद नहीं करनी चाहिए। दादी ने संदूक से पैसे निकालकर उसे दे दिए। वह मुस्कुराता हुआ चला गया। मैंने कट्टा खोला। एक भयानक बदबू ने मुझे घेर लिया। अंदर सड़ा हुआ मांस था, जिस पर सफेद कीड़े रेंग रहे थे। दादी घबरा गई। हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन दादाजी मांस उठाकर आंगन में चले गए। उसे बड़े भगोने में डालकर उबालने लगे। लगातार लकड़ियां डालते रहे। दादी ने मुझे पुकारा, बिट्टू, दादा की मदद करो। मुझे उनके पास जाना बिल्कुल नहीं था। उनके शरीर से अजीब बदबू आती थी। जब भी वे बोलते, लगता जैसे किसी मरे हुए इंसान से बात कर रहा हूँ। मैंने मुंह से हाँ कहा, लेकिन चुपके से दीवार के पीछे छिप गया। तभी मैंने देखा, दादी ने संदूक के नीचे से एक कपड़े की गुड़िया निकाली। उस गुड़िया देखती रही, जरा भी मदद करने का इरादा नहीं। दादाजी चिल्लाए, सरला, सुनती नहीं? आजा, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। दादी धीरे धीरे उनके पास गई। उन्होंने दादाजी के कपड़े पकड़े और उन्हें घसीटते हुए आंगन के कुएं की तरफ ले जाने लगी। दादाजी अचानक घबरा गए, हाथों से उन्हें धक्का देने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी, सरला, तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें कुएं में डुबो दूंगी। सरला, मुझे मत मारो, हमने पूरी जिंदगी साथ बिताई है। मैं अर्जुन का बाप हूँ, तुम्हारे देवर का बाप। अर्जुन मेरे छोटे चाचा का नाम था। उन्हें घर छोड़े 3 साल हो चुके थे। 3 साल पहले चाचा शहर की एक लड़की से प्यार करने लगे थे। वो उसी से शादी करके शहर में बसना चाहते थे, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। कह दिया, गांव में रहकर मेरी सेवा करेगा। दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ और उस दिन के बाद से चाचा कभी वापस नहीं आए। दादी अक्सर चाचा को याद करके रोती थी। जब दादाजी ने अर्जुन का नाम लिया, दादी कुछ पल के लिए सन्न रह गई। दादाजी बोले, अगर मैं मर गया तो अर्जुन को क्या जवाब दोगी? दादी ने गुस्से से कहा, अर्जुन को तो तुमने ही घर से भगाया था और आज उसका नाम ले रहे हो। मान लिया मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं उसका बाप हूँ। दादी चुप रही। दादाजी का चेहरा पढ़ने की कोशिश करती रही। फिर दादाजी की आवाज नरम पड़ गई, सरला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे अस्पताल ले चलो। देर हो गई तो सच में अंधा हो जाऊंगा। मैंने पहली बार दादाजी को इस तरह डरते देखा था। वे सचमुच घबराए हुए थे। दादी बोली, अंधे हो जाओ तो अच्छा है, कम से कम मुसीबत तो नहीं करोगे। उनकी आवाज ठंडी थी। दादाजी की आंखें सिली हुई थी। फिर भी मुझे लगा वो दादी को घूर रहे हैं, ऐसी नफरत भरी नजर जैसे गला दबा देंगे। फिर दादाजी हंसे, हमने पूरी उम्र साथ बिताई है, तुम मुझे मार नहीं सकती। दादी बिना जवाब दिए रसोई में चली गई। दादाजी ने मुझे पुकारा, बिट्टू, इधर आ। उनकी आंखों और दांतों से खून रिस रहा था। मैं पास जाने से डर रहा था। बिट्टू, बहरा हो गया है, मुझे अंदर तक छोड़। मैं फिर भी नहीं गया, सीधे रसोई में दादी के पास भाग गया। खाना बनने के बाद दादी ने ही दादाजी को सहारा देकर कमरे में बैठाया। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, खाना भी मुश्किल से खा पा रहे थे। सरला, एक कौर खिला दे। दादी ने नाक सिकोड़ते हुए सब्जी परोसी। दादाजी ने एक कौर खाया और अचानक अजीब सी मुस्कान दी। मुझे पता है अर्जुन कहाँ है। दादी चौंक गई। कहाँ है? दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, मर गया, पीछे पहाड़ी वाले पुराने मंदिर के पास दफन है, मैंने खुद दफनाया था, जहर खाकर मरा था। दादी के हाथ से कटोरा गिर गया। झूठ, वो तो बस में
में बैठकर शहर गया था। दादाजी चुपचाप खाना खाते रहे। दादी तुरंत घर से निकल गई। मैं उनके पीछे पीछे गया। हम पहाड़ी वाले मंदिर पहुंचे। दादी ने फावड़ा उठाया और जमीन खोदने लगी। पूरा दिन खोदती रही लेकिन कोई लाश नहीं मिली। बिट्टू तू घर जा, मैं थोड़ी देर और खोदूंगी। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। उन्होंने डांट कर नीचे भेज दिया। घर लौटकर पता चला दादाजी घर पर नहीं थे। पड़ोसी मोहन ने बताया रमेश उन्हें अस्पताल ले गया है आंखों के इलाज के लिए। शाम को दादी लौटी। बिट्टू तेरे दादा कहाँ हैं? रमेश चाचा अस्पताल ले गए। दादी का चेहरा अचानक उतर गया। वो घबरा गई। वो भागकर गोदाम में गई। मैं पीछे गया। उन्होंने एक पुराना बक्सा निकाला। उसमें चाचा अर्जुन के कपड़े और किताबें थी। वो कुछ ढूंढ रही थी। कहाँ गया पर जो ढूंढ रही थी नहीं मिला। वो जमीन पर बैठ गई। कुछ बुदबुदाने लगी। मैंने पूछा दादी क्या ढूंढ रही हो? उन्होंने सिर उठाया और मैं जड़ हो गया। उनकी दोनों आंखें सिली हुई थी, मुंह भी सिला हुआ, चेहरा खून से भरा। मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया दादाजी चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनकी आंखें धुंधली लग रही थी जैसे अंधे हों, पर मुझे लगा वो मुझे देख रहे हैं। सोता ही रहेगा। कई दिन बेहोश था। मैं घबरा कर बोला दादी कहाँ है? दादाजी हंसे। तेरी दादी अर्जुन को ढूंढने गई है, पर चाचा तो मर गए थे। अरे वो तो मैंने नशे में कह दिया था, जिंदा है। उनकी मुस्कान काली और डरावनी थी। मैं बोला मैं दादी को ढूंढने जाऊंगा। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा जिसे तू ढूंढ रहा है वो तुझे छोड़कर जा चुकी है। तभी रमेश अंदर आया। काका खुशखबरी। क्या? अर्जुन वापस आ गया। दादाजी के हाथ से बीड़ी गिर गई। क्या कहा? फिर बोल। गांव के बाहर देखा मैंने, कार से आया है, शहर में खूब कमाया लगता है। दादाजी सन्न रह गए। रमेश बोला जाइए स्वागत कीजिए, अब तो जब चाहे मांस मिल जाएगा। वो हंसते हुए चला गया। कमरे में सिर्फ मैं और दादाजी बचे। मैं पसीने से भीग गया। बाहर जाने लगा तो दादाजी ने रोका। कहाँ जा रहा है? चाचा को लेने। साथ चलते हैं। उनके मुंह से फिर खून बह रहा था। मैं डर के मारे बाहर भागा। दादाजी पीछे आए। एक पल कुएं की तरफ देखा, फिर मेरी ओर। बिट्टू भाग क्यों रहा है? मैं आंगन से बाहर भागा। तभी एक कार हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। चाचा अर्जुन उतरे। कपड़े अच्छे थे पर चेहरा सफेद, हाथ भी बर्फ जैसे ठंडे। मैं रो पड़ा। चाचा आप आ गए? दादी कहाँ है? अर्जुन